हेलो एवरीवन। मैं सुमित, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग 10 से 15 मई के करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम लोग इसके सोर्स को देख लेते हैं कि द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया और द इंडियन एक्सप्रेस से करंट के क्वेश्चन को लिया गया है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि यह करंट जो है सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वह बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, यूपीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, एसएससी या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं करंट को। फर्स्ट क्वेश्चन है, आरलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? कौन सा पुरस्कार? तो आरलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से। तो इसका सही आंसर होगा गीता मित्तल को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल को 2021 के लिए आरलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो गीता मित्तल कौन थे? तो जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं, ठीक है। इन्हीं को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर होगा सकूर राथेर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पत्रकार सकूर राथेर की यह पहली पुस्तक है, ठीक है। किनके पत्रकार हैं? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पत्रकार हैं जिनका नाम है सकूर राथेर। इनकी यह पहली पुस्तक है। यह पुस्तक स्पीकिंग टाइगर द्वारा प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें कश्मीर के प्राचीन अतीत, इसके वर्तमान और निश्चित भविष्य के बारे में बताया गया है। कहने का मतलब यह हुआ कि सकूर राथेर के द्वारा जो यह पुस्तक लिखी गई है, कौन सी पुस्तक? लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक जो लिखी गई है, इसमें किसके बारे में बताया गया? इस पुस्तक के बारे में किसकी जानकारी दी गई है? तो इसमें कश्मीर के प्राचीन अतीत, इसके वर्तमान और निश्चित भविष्य के बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो मनाया जाता है किनके जयंती पर? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर जो है इस दिवस को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का विषय क्या है, जिसे थीम हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इस साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का विषय कहिए या फिर थीम कहिए, क्या है? तो विषय क्या है? अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर है, ठीक है। इसका विषय क्या है? अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉटलैंड के स्कॉटिश संसद में पहली नवनिर्वाचित सिख सांसद बनकर किसने इतिहास रच दिया है? ठीक है। कहने का मतलब यह हुआ कि स्कॉटलैंड देश जो है, तो वहाँ के संसद में पहली बार जो है नवनिर्वाचित कोई सिख सांसद बना है, ठीक है। तो पहली बार जब सिख सांसद बना तो ऑब्वियसली सी बात है कि इतिहास रचाया गया है जो है, ठीक है। तो उनका क्या नाम है? तो उस पहले सिख सांसद का नाम है पाम गोसल। क्या नाम है? पाम गोसल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ किन्हें बनाया गया है? ठीक है। तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पदम कुमार नायर को बनाया गया है सीईओ। पदम कुमार नायर को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केरल की सबसे वृद्ध एमएलए का 102 वर्ष की आयु में
निधन हो गया उनका क्या नाम है? तो आप क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कि केरल की सबसे वृद्ध एमएलए, एमएलए बोलिए या फिर विधायक कह सकते हैं, तो केरल की सबसे वृद्ध एमएलए का 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो उनका क्या नाम है? तो इनका नाम है के आर गौरी अम्मा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इनके बारे में कि केरल की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट नेता के आर गौरी अम्मा, जो 1957 में राज्य के पहले कम्युनिस्ट मंत्रालय में पहली राजस्व मंत्री थी। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि केरल में जो पहली बार जो 1957 में राज्य के पहले कम्युनिस्ट मंत्रालय जो बनी थी, उस मंत्रालय में इन्हें राजस्व मंत्री का जिम्मेदारी दिया गया था। ठीक है, तो उन्हीं का निधन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह केरल विधानसभा में दूसरी सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाली विधायक थी, यानी दूसरी सबसे लंबे समय तक विधायक बनने वाली थी। ठीक है, और पहली केरल सरकार की अंतिम जीवित सदस्य भी थी। यानी पहली बार जब केरल सरकार का जब गठन किया गया था, तो उसके सदस्य में से यह अंतिम जीवित सदस्य थी। यानी पहली बार जो केरल सरकार का जो गठन किया गया था, उनमें जिन जिन व्यक्तियों को जिम्मेदारी दी गई थी, उनमें से यह अंतिम जीवित बची हुई थी। कहने का मतलब यह हुआ। तो ठीक है, तो इस वजह से यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पासेक्स युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है? कौन सा युद्ध अभ्यास? युद्ध अभ्यास पे आपको ध्यान देना है। कौन सा युद्ध अभ्यास है? युद्ध अभ्यास का नाम है पासेक्स। तो पासेक्स युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में शुरू किया गया है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में शुरू किया गया है। भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेना ने अपनी पारस्परिक सहयोग में और सुधार लाने पर फोकस के साथ दक्षिणी अरब सागर में पासेक्स एक्सरसाइज का या फिर पासेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। तो अब देखिए, एक तो यह हो गया क्वेश्चन कि युद्धाभ्यास का नाम क्या है? पासेक्स। किसके किसके बीच में? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में इसका आयोजन किया गया है। अब क्वेश्चन यह बनता है कि किस सेना के बीच में किया गया? कहने का मतलब यह हुआ कि यह युद्धाभ्यास जो है किन सेना का है? कह सकते हैं कि जो है वायुसेना का है, या फिर थल सेना का है, या फिर कह सकते हैं कि नौसेना का है, क्योंकि इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो यह जो युद्धाभ्यास है भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो किया गया, यह नौसेना का है। ठीक है, किसका है? नौसेना का। आप इमेज में भी देख रहे हैं कि पानी है और यह शिप है। ठीक है, तो यह नौसेना का युद्धाभ्यास है। थर्ड क्वेश्चन यह बनता है यहाँ पर कि यह जो युद्धाभ्यास जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में पासेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया, यह कहाँ पे किया गया? इसका क्षेत्र कहाँ था? तो इसका आयोजन दक्षिणी अरब सागर में किया गया। तो यह तीसरा क्वेश्चन है। तो यानी इस क्वेश्चन में, यानी यह जो पॉइंट है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है। एक क्वेश्चन तो जो दिया हुआ है वह हो गया, 2 क्वेश्चन और यह हुआ कि यह किस सेना के बीच में हुआ, तो नौसेना का यह युद्धाभ्यास था। थर्ड क्वेश्चन यह हुआ कि इसका क्षेत्र कहाँ था, मतलब इस युद्धाभ्यास का जो है आयोजन कहाँ पर कराया गया था, तो दक्षिणी अरब सागर में कराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई चूज माई नंबर सुविधा किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। आइए इसके बारे में जानते हैं कि जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारत भर में अपने सभी ग्राहकों के लिए, किसके लिए? तो ग्राहकों के लिए आई चूज माई नंबर सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। यह नई सुविधा बैंक के मौजूदा और नए ग्राहकों को, मतलब कि जो वर्तमान में जो है उसके ग्राहक हैं, प्लस जो इस बैंक के नए ग्राहक बनेंगे, उन दोनों के लिए यह सुविधा दिया गया है कि यह नई सुविधा बैंक के मौजूदा और नए ग्राहकों को अपनी पसंदीदा संख्या को अपनी बचत या फिर चालू खाता संख्या के रूप में चुनने का विकल्प देती है। कहने का मतलब यह हुआ कि सपोज कीजिए कि जैसे आप किसी भी दुकान में जब सिम खरीदने के लिए जाते हैं, मोबाइल के लिए जब आप सिम को खरीदने जाते हो, तो आप वहाँ क्या करते हैं कि आपको जो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो आपको बहुत सारा जो है मतलब कि सिम दे दिया जाता है कि आप इसमें से अपने मनपसंद का जो है नंबर चूज कीजिए। तो उसी तरीके का जो यहाँ बैंक किया है, और कौन सा बैंक? बैंक का नाम है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इस सुविधा को शुरू किया है अपने मौजूदा और मतलब कि नए ग्राहक के लिए जो है इस सुविधा को शुरू किया है, और नाम क्या रखा है? आई चूज माई नंबर।
तो यह किसके लिए, मतलब किस चीज को के लिए किया गया है, तो अपनी बचत और चालू खाता संख्या के लिए, यानी सेविंग का जो है और जो भी जो है आपका करंट जो है, दोनों खाता संख्या को जो है उसको चुनने के लिए जो है यह विकल्प दिया गया है इस बैंक के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से इरेडा को सम्मानित किया गया। किसे किया गया है? इरेडा को। तो इरेडा का फुल फॉर्म देखते हैं। IREDA का फुल फॉर्म है इंडियन रीयूनिएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। तो यह इरेडा का फुल फॉर्म है। तो इरेडा को भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा इस वर्ष ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अटलांटिक को पार करने वाला, अटलांटिक कहने का मतलब यह हुआ कि अटलांटिक महासागर को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत का नाम क्या है? ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत। मानव रहित पोत कहने का मतलब यह हुआ कि इस पोत का संचालन मानव के द्वारा नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो यह दुनिया का ऐसा पहला पोत है जो अटलांटिक को पार किया है। ठीक है, तो इस पोत का नाम क्या, इस मानव रहित पोत का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेफ्लावर 400। ठीक है, तो दुनिया का पहला मानव रहित पोत जिसका नाम मेफ्लावर 400 है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए इमेज में यही है दुनिया का पहला मानव रहित पोत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई ने किस बैंक को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया है? कौन सी अनुसूची? तो आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा लक्ष्मी विलास बैंक को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से आरबीआई ने बाहर कर दिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्यों बाहर किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल डीवीएस बैंक इंडिया लिमिटेड, बैंक का नाम क्या है? डीवीएस। तो डीवीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ विलय के बाद आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से लक्ष्मी विलास बैंक को बाहर कर दिया गया। यानी पिछले साल क्या हुआ था, लक्ष्मी विलास बैंक का विलय डीवीएस बैंक के साथ किया गया था, तो इसी वजह से आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से इस बैंक को यानी लक्ष्मी विलास बैंक को जो है आरबीआई ने बाहर कर दिया। ठीक है, रीजन यही था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित बैंक को, मतलब कहने का मतलब यह हुआ, उल्लिखित बैंक का मतलब यह हुआ कि आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में जो भी मतलब कि बैंक के बारे में जो लिखा गया है, तो उल्लिखित बैंक को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में जाना जाता है। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि इस अधिनियम की दूसरी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में जिस बैंक का नाम इस अनुसूची में है, तो उस बैंक, जब तक इस अनुसूची में किसी भी बैंक का नाम रहेगा तब तक उस बैंक को वाणिज्यिक बैंक के रूप में जाना जाएगा। लेकिन जब इस अनुसूची से आरबीआई किसी भी बैंक को अगर बाहर कर देता है, तब वह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के नाम से फिर नहीं जाना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली में आयोजित G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया? तो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन छुपा हुआ है कि G20 पर्यटन मंत्रियों का बैठक जो है कहाँ पे हुआ, या फिर कह सकते हैं कि G20 पर्यटन मंत्रियों का जो की बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इटली में इसका आयोजन किया गया जो है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं देखना है कि जो क्वेश्चन मतलब कि यहाँ पे बना के दे दिया गया सिर्फ ऐसा ही एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन से जो 3 से 4 क्वेश्चन क्रिएट होता है, इसलिए आपको हर बात पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन छुपा हुआ है कि G20 पर्यटन मंत्रियों का बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इटली में किया गया। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि इस बैठक में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया। तो इस बैठक में भारत की ओर से हिस्सा किसने लिया? प्रहलाद सिंह पटेल ने लिया है। चलिए देखते हैं इनके बारे में कि केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इटली में आयोजित G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। ठीक है, इस संवाद का उद्देश्य पर्यटन व्यवसाय, नौकरियों की रक्षा करने और
नीतिगत दिशा निर्देशों को पूरा करने के लिए यात्रा और पर्यटन की अस्थायी और लचीला रिकवरी का समर्थन करने के लिए पहल करना था। ठीक है, तो इसका यहाँ उद्देश्य बताया गया है कि इस संवाद का उद्देश्य क्या है। ठीक है, देख लीजिए किया गया, वर्चुअल किया गया है। इस संवाद का उद्देश्य पर्यटन व्यवसाय, नौकरियों की रक्षा करने और नीतिगत दिशा निर्देशों को पूरा करने के लिए यात्रा और पर्यटन की अस्थायी और लचीला रिकवरी का समर्थन करने के लिए पहल करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्वेस्ट रेन वाटर के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड्स का निर्माण किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वत धारा योजना के तहत 20 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जल स्रोतों का कायाकल्प करने और वन विभाग के माध्यम से एक्वीफरों को रिचार्ज करने की पहल की शुरुआत की है। ठीक है, तो यही ये पॉन्ड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो असम के नए मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बने हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा को असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया। तो यह पॉइंट आपको यहाँ ध्यान रखना है कि असम के यह कैवें मुख्यमंत्री बने हैं? तो असम के 15वें मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, वह सर्बानंद सोनोवाल की जगह लेंगे। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि इससे पहले यानी हिमंता बिस्वा शर्मा के मुख्यमंत्री बनने से पहले असम के मुख्यमंत्री कौन थे? तो सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिफेंट इन द वॉम्ब किस अभिनेत्री की पहली पुस्तक है? तो इसका सही आंसर होगा कल्की कोचलिन। बॉलीवुड अभिनेत्री कल्की कोचलिन अपनी पहली पुस्तक एलिफेंट इन द वॉम्ब के साथ एक लेखक के रूप में शुरुआत कर रही है। ठीक है, यह पुस्तक जिसे अभी जारी किया जाना है मातृत्व पर एक सचित्र नॉन फिक्शन पुस्तक है। किस पर यह पुस्तक है? तो मातृत्व पर एक सचित्र नॉन फिक्शन पुस्तक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह वलेरिया पॉलिनेचको द्वारा सचित्र है और पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। ठीक है, यह पुस्तक गर्भावस्था और फिर गर्भवती माताओं और मातृत्व के बारे में सोचने वाली किसी भी महिला के लिए पालन पोषण के बारे में बताती है। यहाँ पर उद्देश्य बताया गया कि यह पुस्तक को लिखने का उद्देश्य क्या है, किसके बारे में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मूर्तिकार और राज्यसभा सांसद नाम क्या है? रघुनाथ मोहपात्रा। प्रसिद्ध मूर्तिकार और राज्यसभा सांसद रघुनाथ मोहपात्रा का निधन हो गया। उन्हें पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? तो उन्हें पद्मश्री से 1975 में सम्मानित किया गया था। आइए इनके बारे में जानते हैं कि प्रतिष्ठित मूर्तिकार, वास्तुकार और राज्यसभा सदस्य रघुनाथ मोहपात्रा का निधन हो गया। ओडिशा के प्रसिद्ध मोहपात्रा कहाँ के रहने वाले थे? तो ओडिशा के रहने वाले थे। ठीक है, तो ओडिशा के प्रसिद्ध मोहपात्रा को कला, वास्तुकला और संस्कृति के क्षेत्र में अग्रणी योगदान के लिए इन्हें 1975 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 2013 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैड्रिड ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इस खिताब का विजेता कौन है? एरिना सेबलेंका। टेनिस में विश्व में 7वें नंबर पर बेलारूस की एरिना सेबलेंका ने यह जो इस पुरस्कार को जीती है, मैड्रिड ओपन महिला एकल का खिताब, यह एरिना सेबलेंका यह कहाँ की है? तो यह बेलारूस की रहने वाली है। ठीक है, तो बेलारूस की एरिना सेबलेंका ने विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी एस्ले वाटी को हराकर 2021 का मैड्रिड ओपन महिला एकल खिताब जीता है। यह अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस अवार्ड को आप ध्यान में रखिएगा। और उसमें से भी क्या है कि यह जो जीती है इस पुरस्कार को, तो वह 7वें नंबर पे थी विश्व में, और पोजीशन इसका 7वें नंबर पे था, जबकि जिसे यह हराई है तो वह विश्व में उसका पोजीशन था नंबर 1। ठीक है, तो इस वजह से भी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भी यह इस तरह के जो पूछे जाते हैं, मतलब कि जो भी ट्रॉफी वगैरह जो है, तो यह इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्चुअल इंडिया ईयू लीडर्स मीटिंग में भारत की ओर से कौन शामिल हुए। वर्चुअल इंडिया ईयू, ईयू कहने का मतलब यह हुआ कि यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो इसमें शामिल भारत की ओर से कौन शामिल हुए, तो नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकर प्रारूप में आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक में भाग लिया। भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक का आयोजन पुर्तगाल द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो पुर्तगाल के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में पुर्तगाल समूह का अध्यक्ष है, यानी भारत यूरोपीय समूह का अध्यक्ष, इस भारत यूरोपीय संघ के समूह का अध्यक्ष कौन है, तो पुर्तगाल इस समूह का अध्यक्ष है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री चार्ल्स मिशेल के निमंत्रण पर पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। किसके निमंत्रण पर, तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री चार्ल्स मिशेल के निमंत्रण पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 25वीं बार एवरेस्ट फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया, तो कामी रीता ने। नेपाली पर्वतारोही कहाँ की है, तो नेपाल की। तो नेपाली पर्वतारोही कामी रीता ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 25वीं बार चढ़ाई की है, ठीक है। 51 वर्षीय रीता ने 1994 में एवरेस्ट पर पहली बार फतेह की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में नई दिल्ली को किस स्थान पर रखा गया है। कौन से इंडेक्स में, तो ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में। तो नई दिल्ली को 32वें स्थान पर रखा गया है। लंदन स्थित संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक ने ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में क्रमशः 32वें और 36वें स्थान पर नई दिल्ली और मुंबई को स्थान दिया है, ठीक है। यानी नई दिल्ली को कितना स्थान दिया है, 32वां, और मुंबई को 36वां स्थान दिया है, जबकि बेंगलुरु का स्थान कितना है, तो 40वां स्थान मिला है, ठीक है। 3 चीनी शहरें शेंजन, शंघाई और गुआंगजो इस सूचकांक में शीर्ष पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस कब मनाया जाता है, तो यह दिवस हर साल 10 मई को मनाया जाता है। 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस घोषित किया। आर्गन टी दक्षिण पश्चिमी देश मोरक्को के उप सहारा क्षेत्र की एक देसी प्रजाति है जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगती है, ठीक है। आर्गन ट्री जो देख लीजिए यही है आर्गन ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1975 के बाद भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले पहले पारसी क्रिकेटर कौन है, यानी 1975 के बाद जो है भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले पहले पारसी क्रिकेटर कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जन नगवासवाला। गुजरात के 23 वर्षीय बाएं हाथ के सीमर अर्जन नगवासवाला को साउथहैम्पटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए नामित भारतीय टेस्ट टीम में एक आरक्षित खिलाड़ी के रूप में चुना गया है, ठीक है। अर्जन महाराष्ट्र सीमा के पास एक गांव में पारसी समुदाय से हैं। ये जो अर्जन नगवासवाला जो है वह महाराष्ट्र सीमा के पास एक गांव में पारसी समुदाय से हैं। वह 1975 के बाद राष्ट्रीय टीम में शामिल होने वाले पहले पारसी और एकमात्र सक्रिय पारसी क्रिकेटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया गया है। पूरे भारत में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इस दिन राजस्थान में भारतीय सेना की पोखरण टेस्ट रेंज में शक्ति-1 परमाणु मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए किन्हें चुना गया है, तो राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए शंकर घोष को चुना गया है। आइए इनके बारे में जानते हैं। भारतीय मूल के एक इम्यूनोलॉजिस्ट शंकर घोष को उनके मूल शोध में उनकी प्रतिष्ठित और
निरंतर उपलब्धियों की मान्यता के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो सीबीएसई ने लॉन्च किया है। ठीक है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो कि सीबीएसई का फुल फॉर्म है, तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने छात्रों और अभिभावकों के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इस मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो दोस्त फॉर लाइफ किसके लिए किया थी? ये चीज़ आपको जानना चाहिए कि छात्रों और अभिभावकों के लिए लॉन्च किया गया, क्योंकि इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीबीएसई ने जो है दोस्त फॉर लाइफ ऐप लॉन्च किया थी, किसके लिए लॉन्च किया है? तो छात्रों और अभिभावकों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि नया ऐप, मतलब कि कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो नया ऐप दोस्त फॉर लाइफ है, यह सीबीएसई से संबंधित स्कूल के छात्रों और युवकों के लिए एक विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श ऐप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? ठीक है, तो इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। मुंबई में जन्मी डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन शिकागो विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य के प्रोफेसर थी। ठीक है, हाल ही में 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति बनी है। इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। तो आप समझिएगा पॉइंट, इस पॉइंट को यहाँ पर यह देखना है, यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है शेख जायद बुक पुरस्कार। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में जो यह लिखा हुआ है कि अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार, ठीक है, तो यहाँ पर जो यह है कि शेख जायद बुक पुरस्कार को ही अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में या तो यह दे दे कि अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी, तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, या फिर यहाँ पर जो पॉइंट है कि 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी, तो इसका भी आंसर हो जाएगा डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। ऐसा क्यों? क्योंकि शेख जायद बुक पुरस्कार को ही अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। तो इस वजह से आपको दोनों पॉइंट को याद रखना, ध्यान में रखना है, और मैंने दोनों तरीके से क्वेश्चन आपको बता दिया है। और यह नहीं कि एग्जाम में बैठे और पता चला कि सिर्फ आप इसको ध्यान में रखे हैं और वहाँ पे क्वेश्चन अगर यह पूछ दिया कि 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी, तो आप वहाँ कन्फ्यूज हो जाइए और जो है आप यह सोचिएगा कि हमें तो यह पता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा बात नहीं है। इस पुरस्कार का भी अगर नाम दिया जाए तो इसे भी जीतने वाली डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन ही कहलाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री अरविंदो सोसाइटी का औरो छात्रवृत्ति कार्यक्रम का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? ठीक है, तो इसका शुभारंभ त्रिपुरा ने किया है। त्रिपुरा के शिक्षा मंत्री रतन लाल नाथ ने राज्य के सभी छात्रों के लिए श्री अरविंदो सोसाइटी के औरो छात्रवृत्ति कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह स्कॉलरशिप प्रोग्राम छात्रों को मासिक सूक्ष्म छात्रवृत्ति प्रदान करता है। यहाँ पर रीजन बताया गया कि क्यों इसे लॉन्च किया गया है। तो यह स्कॉलरशिप प्रोग्राम छात्रों को मासिक सूक्ष्म छात्रवृत्ति प्रदान करता है ताकि वे 10 मिनट के पाठ्यक्रम संरेखित क्विज में बेंचमार्क प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए बेहतर शिक्षण परिणामों को प्रेरित कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई ने अपना कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो अपना कार्यकारी निदेशक जोश जे कटूर को नियुक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जोश जे कटूर को अपना कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड का अगला सीएमडी किन्हें नियुक्त किया गया है? तो सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड का अगला सीएमडी अरुण कुमार को नियुक्त किया गया है। सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड सरकार के हेड हंटर ने अरुण कुमार सिंह को राज्य के स्वामित्व वाली रिफाइनिंग और मार्केटिंग फर्म भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में चुना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर किसने लॉन्च किया? ठीक है, ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड नाम क्या है? लाइव वायर। तो यह किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्ले डेविडसन इंक ने लॉन्च किया इसे।
हार्ले डेविडसन इंक ने तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन बाजार पर दांव लगाने के लिए कंपनी के नवीनतम प्रयास ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव वायर का लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में होमेन बॉरगोहेन का निधन हो गया, उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो कब किया गया था उन्हें, कब उन्हें सम्मानित किया गया था? तो 1978 में किया गया था। ठीक है, असमिया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार होमेन बॉरगोहेन का निधन हो गया। यानी यह किसके प्रसिद्ध साहित्यकार थे? तो असमिया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार थे जिनका नाम था होमेन बॉरगोहेन का निधन हो गया। ठीक है, वह कई समाचार पत्रों से जुड़े थे। नेक्स्ट पॉइंट है, वह असम साहित्य सभा के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, असमिया भाषा के लिए 1978 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी भारत स्विस वार्ता का किम्मी, तो चौथी भारत स्विस वार्ता का वर्चुअल रूप से आयोजन किया गया। तो अभी तो कोरोना के समय में जो भी वार्ता होती तो सभी के सभी वर्चुअल ही हो रही है। ठीक है, तो इसका जो आयोजन किया गया तो भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसने की? ठीक है, इस वार्ता में भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजय सेठ। चौथी भारत स्विस वित्तीय वार्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया। स्विस पक्ष के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व डेनिएला स्टोफेल राज्य सचिव और अंतर्राष्ट्रीय वित्त के लिए राज्य सचिवालय स्विट्जरलैंड ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अनूप भट्टाचार्य का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी और स्वाधीन बंगला वेतर केंद्र के संगीतकार अनूप भट्टाचार्य का निधन हो गया। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान उन्होंने स्वाधीन बांग्ला वेतर केंद्र में संगीतकार और संगीत निर्देशक के रूप में काम किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह रविंद्र संगीत शिल्पी संस्था के संस्थापक सदस्य भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल काउंसिल एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन की कार्यकारी समिति में किन्हें शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनीषा कपूर को शामिल किया गया है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने घोषणा की कि उसके महासचिव मनीषा कपूर को इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन की कार्यकारी समिति में नियुक्त किया गया। नाम क्या है? मनीषा कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार विजेता वी चंद्रशेखर का निधन हो गया, तो उन्हें अर्जुन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो उन्हें अर्जुन पुरस्कार से 1982 में सम्मानित किया गया था। वी चंद्रशेखर का हाल ही में निधन हो गया। वह तमिझागा टेबल टेनिस एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष थे। 63 वर्षीय चंद्रशेखर ने 1982 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया था। यानी इन्हें जो है 1982 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सऊदी अरब ने हाल ही में भारत और किस देश से मसले सुलझाने के लिए, मतलब आपसी मसले सुलझाने के लिए वार्ता का आह्वान किया? तो भारत और पाकिस्तान, ये सऊदी अरब ने किया है, मतलब कि वार्ता का आह्वान किया है तो भारत और पाकिस्तान के मसले को सुलझाने के लिए। किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्लाइफोसेट एक विवादास्पद खरपतवार नाशक है जो आमतौर पर कपास के खेतों में खरपतवार को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। समझिएगा इस पॉइंट को कि तेलंगाना सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों लगाया, अभी हम लोग इसके रीजन को समझेंगे। कि पहली बात यह समझेंगे कि ग्लाइफोसेट पर जो पूर्ण प्रतिबंध लगाया तेलंगाना सरकार ने, तो आखिर में ग्लाइफोसेट है क्या, इसका यूज क्या था? तो ग्लाइफोसेट एक विवादास्पद
खरपतवार नाशक है जो आमतौर पर कपास के खेतों में खरपतवार को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्लाइफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि यह कैंसर कारक है। रीजन यहाँ पर है कि इसे क्यों प्रतिबंध लगाया गया इस पर, क्योंकि यह एक कैंसर कारक है। दूसरा, इसका उपयोग क्या 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 किया जाता था, मतलब किस चीज़ में इसका उपयोग किया जाता था, तो कपास के खेतों में खरपतवार को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, और किसने इस पर प्रतिबंध लगाया है, तो तेलंगाना सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार चीन की जनसंख्या पिछले एक दशक में 72 मिलियन बढ़कर कितनी हो गई है, तो इसका सही आंसर होगा 1.411। इसका हम लोग एग्जैक्ट आंकड़ा देखते हैं कि चीन की जनसंख्या बढ़कर 1.41178 अरब हो गई है। ठीक है, चीन की राष्ट्रीय जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार चीन की आबादी में औसतन हर साल 0.53% का ही इजाफा होता आया है। तो आपको इस प्रतिशत को याद रखना है कि हर साल कितने प्रतिशत का इजाफा हो रहा है इसके आबादी में, चीन के आबादी में, तो 0.53% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है, तो इसका सही आंसर होगा असम। असम के मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ ने असम राज्य में एक डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है। असम भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसके पास ऑनलाइन वार्ड रिपोर्टिंग प्रणाली है। तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए कि डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है, तो असम बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में होने वाले किस शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे, तो इसका सही आंसर होगा G7। ठीक है, तो G7 का आयोजन कहाँ पर होगा, पहली बात तो ये हम लोग जान लेते हैं कि G7 का जो है G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर होगा, तो ब्रिटेन में होगा। और तो इसी में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो बीजे वॉटलिंग। न्यूजीलैंड के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने, तो नाम क्या है, बीजे वॉटलिंग। कहाँ के हैं ये क्रिकेटर, तो न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, तो क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज बीजे वॉटलिंग ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ओडिशा सरकार ने। आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि ओडिशा सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है। यह पुरस्कार कौन सा पुरस्कार, तो मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। तो यह पुरस्कार हर साल अंग्रेजी साहित्य में उनके रचनात्मक योगदान के लिए ओडिशा के साहित्यकारों को दिया जाएगा। यह ओडिशा के साहित्यकारों के लिए शुरू किया गया और किसने शुरू किया है, ओडिशा सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पद्मश्री और पद्म भूषण पाने वाले प्रसिद्ध लेखक मनोज दास जी ने, यहाँ पर क्योंकि इनके नाम से इस पुरस्कार को शुरू किया गया है, नाम क्या है, मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार, तो हम लोग मनोज दास जी के बारे में जानते कि ये कौन थे। तो पद्मश्री और पद्म भूषण पाने वाले प्रसिद्ध लेखक मनोज दास जी ने, जिन्होंने अंग्रेजी और ओडिया भाषा में सैकड़ों कहानियाँ, उपन्यास, कथा, कविताएं और स्तंभ लिखे हैं। ठीक है, तो आपको यह करंट कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।